रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सभिनी धरती धड़नि खे धरती जे वारिसनि खे चवंदासीं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम धरती जो सुबुह तव्हांखे हुन में वेलकम चऊं था। मां सहर शह रिज़वी अॼु ॿीहर तव्हां सां गॾु आहियां ऐं उमेद कयां थी त तव्हां ठीकु ठाक हूंदो ख़ैरियत सां हूंदो मज़े में हूंदो पंहिंजनि सां पंहिंजे प्यारनि सां पंहिंजे बचड़नि सां ऐं घर वारनि सां ठीकु ठाक हूंदो ख़ुशि हूंदो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे उहा सुहिणे नमूने सुठे नमूने इंजॉय करे रहिया हूंदो। त वीक जो स्टार्ट कल्ह खां थियो आहे ॿार सभु सुबुह हिकिड़ो त सर्दी वधी वई आहे त सियारो जॾहिं वधंदो आहे त पोइ ॿारनि खे ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे सुबुह जो निंड मां उथण में स्कूल वञण में। यकीन कयो त असां त हाणे आदी थी विया आहियूं सभई पर ॿार जॾहिं उथंदा आहिनि न पोइ मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि। मां जॾहिं सुबुह स्टूडियो ईंदे ॾिसंदी आहियां त रस्ते ते जॾहिं करे ॾिसंदी आहियां त रस्ते ते वेंदा पिया आहिनि स्कूल त ॾाढा वणंदा आहिनि ॾाढा प्यारा लॻंदा आहिनि अखियूं मटींदे मटींदे ऐं कॾहिं हाणे वरी स्वेटर्स पाइणु शुरू कया अथनि त स्वेटर्स वरी हथनि में दॿाईंदा आहिनि ऐं पोइ उन सां नक साफ़ु कंदा वेंदा आहिनि त ॾाढा वणंदा आहिनि। ॿार माशाल्लाह सां ॾाढी प्यारी ख़ुदा जी अहिड़ी तख़लीक़ आहे जंहिंसां असां सभई प्यारु कंदा आहियूं सभई सेंसिबल माण्हू जेके आहिनि ॿारनि सां ॾाढो प्यारु कंदा आहिनि ऐं सुठी ॻाल्हि ज़बरदस्त ॻाल्हि इहा आहे त सीज़न जॾहिं चेंज थींदो आहे त डिफरेंट शयूं थी वेंदियूं आहिनि काफ़ी तव्हांजी रूटीन इलाही चेंज थी वेंदी आहे ऐं तव्हांजी ज़िंदगी जो काफ़ी शयूं आहिनि जेके चेंज थी वेंदियूं आहिनि। असां हाणे अदियूं भेणूं जेके आहिनि उहे स्वेटर्स ऐं सियारे जा कपिड़ा जेके आहिनि उहे बि कढंदियूं हूंदियूं यकीननि ऐं उहे कोशिशि कंदियूं हूंदियूं त सियारे जा कपिड़ा बि कढनि ऐं गॾु जेको आहे उहो जेके रलियूं रज़ायूं सवड़ूं आहिनि उहे बि कढी रखनि पाण वटि त जीअं सियारो अचे थो त उन खां बची सघिजे सियारे खां। ऐं गरम कपिड़ा जेके आहिनि उहे पाइण जो ॾाढो शौक़ु स्पेशली कराची वारनि खे मौक़ो ई न आहे मिलंदो त गरम कपिड़ा पायूं जैकेट्स स्वेटर्स जेके पायूं छो त हिते कराची में घटि सर्दी पवंदी आहे। हू रूटीन में असां ॾिसूं न सिंध जा ॿिया शहर जेके आहिनि उन्हनि में खोड़ जेके सर्दी जा आइटम्स जेके आहिनि तव्हांखे नज़र बि ईंदा हू सर्दी सियारो जेको आहे उहो उते घणो पवंदो आहे बट हिते कराची में तमामु घटि सियारो हूंदो आहे त अजीब लॻंदो आहे तव्हांखे करे करे त ॿ टे ॿियूं शयूं आहिनि जिन जे हवाले सां बि मां तव्हां सां ॻाल्हाइणु चाहियां पई। सर्दी त पंहिंजी जॻह ते ॿ टे ॿियूं शयूं जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले सां त अॼु जो जेको हीउ ॾींहुं आहे स्पेशली कहिड़े हवाले सां मशहूरु आहे या कहिड़े हवाले सां सॼी दुनिया में मल्हायो पियो वञे त तव्हांखे ॿुधायां सभु खां अॻु में त अॼु नॉवेल राइटिंग डे आहे। अॼु नॉवेल्स जेके माण्हू लिखंदा आहिनि खोड़ ज़बरदस्त असां वटि राइटर्स आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़ो त मूंखे जेके सभ खां वधीक नॉवेल राइटर्स वणंदा आहिनि उमेर अहमद मूंखे ॾाढी वणंदी आहे उमेर अहमद मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं इन खां अलावा उमेर अहमद खां अलावा अमर जलील अहिड़ा ज़बरदस्त राइटर्स असांजी सिंध उन्हनि खे तख़लीक़ कयो उन्हनि खे जनमु ॾिनो आहे। यकीन कयो त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं असांजा राइटर्स लिखंदा आहिनि ऐं असां पढ़ंदा आहियूं उन्हनि मां खोड़ सिखण लाइ असांखे शयूं मिलंदियूं आहिनि। जॾहिं तव्हां नॉवेल्स पढ़ंदा आहियो भले उन्हनि में अगरि नॉवेल्स में उहे जनरली इमेजिनेशन ते अगरि लिखियलु हुजनि तॾहिं बि तव्हांखे सिखण लाइ खोड़ कुझु मिलंदो आहे। ऐं राइटर्स जेके आहिनि उहे तख़लीक़कार हूंदा आहिनि त उन्हनि खे पढ़ंदा कयो उन्हनि मां सिखंदा कयो। किताबनि जो दौरु तव्हांखे ख़बर आहे त हाणे हलियो वियो आहे पर कोशिशि कयो त पंहिंजो पाण खे किताबनि सां ॻंढियो। किताबनि खां भलो को दोस्त न आहे हूंदो दोस्त खोड़ हूंदा आहिनि पर किताबनि खां भलो न आहे हूंदो। हिकिड़ो किताबु तव्हां पढ़ंदा आहियो तव्हां पंहिंजे उन में इंडिपेंडेंट फील कंदा आहियो तव्हां ऐं तव्हांखे इमेजिनेशन सेखारींदो आहे हिकिड़ो किताबु तव्हांखे सोचण जो ॾांहुं सेखारींदो आहे हिकिड़ो किताबु। ऐं दोस्त जेके आहिनि उहे त तव्हांखे ख़बर आहे प्यारा हूंदा आहिनि हूअं ई। ऐं गॾु एडॉप्शन मंथ बि आहे त एडॉप्शन मंथ जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां त बेबी एडॉप्ट करणु घुरिजनि। इहो ट्रेंड असां वटि एतिरो घणो न आहे त कोशिशि कयो त तव्हां बि मुख़्तलिफ़ जेके ॿार आहिनि असांजा हिते खोड़ ऑर्फन ॿार आहिनि त उन्हनि खे एडॉप्ट कयो। जॾहिं तव्हांजा हिकिड़ो ॿ टे ॿार पलिजी वॾा थियनि था त गॾु हिकिड़ो को ऑर्फन बि पलिजी वॾो थी वेंदो। त अॼु एडॉप्शन मंथ जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं मेडिकल जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं छो त सिहत जेका आहे उहा असांजी तरजीह हुजणु खपे उन जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। पर हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे नाज़रीन ब्रेक खां पोइ कचहरी जेका आहे उहा मुख़्तलिफ़ हवालनि सां कंदासीं। हिते सफ़ा नंढो ब्रेक आहे सफ़ा नंढो ब्रेक आहे त ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ जेका कचहरियूं आहिनि उहे पंहिंजा गेस्ट हिते असांखे जॉइन कंदा उन्हनि सां कंदासीं। सफ़ा नंढो ब्रेक आहे स्टे ट्यून्ड विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन भलीकार चवंदासीं तव्हां सभिनी घर बातिन खे ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधायूं त असांजो प्रोग्राम जेको आहे अॼु ॾाढो स्पेशल आहे, ॾाढो ज़बरदस्त आहे। महिमान असां वटि अची चुका आहिनि, ॾाढा ज़बरदस्त महिमान आहिनि ऐं कचहरियूं असां कंदासीं मुख़्तलिफ़ हवालनि सां, मुख़्तलिफ़ शयूं हूंदियूं। हींअर अचण खां ब्रेक खां अचण खां अॻु में बि असां कचहरियूं ई करे रहिया हुआसीं, हींअर बि उन्हनि खे कंटिन्यू कंदासीं। त कोशिशि कंदासीं त हिकिड़ो त सर्दी अची वई उन जे हवाले सां बि ॻाल्हायूं। ॿियो अॼुकल्ह नौजवान जेके आहिनि उहे कोशिशि कंदा आहिनि त उन्हनि खे सुठियूं अपॉर्चुनिटीज़ मिलनि, उहे दुनिया हिकिड़ो घुमी सघनि, ट्रेवल करे सघनि। ॿियो वरी नौजवान अक्सर जेके आहिनि उन्हनि खे खोड़ प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि, इमिग्रेशन जे हवाले सां हुजनि या उन्हनि खे हू जनरल ट्रेवल करिणो हुजे त छो त ट्रेवल जेको आहे उहो इंसान खे घणो कुझु सेखारींदो पिए ज़िंदगी में ऐं करणु घुरिजे ट्रेवल जेको आहे। मां त ॾाढे शौक़ सां ट्रेवल कंदी आहियां, त उन हवाले सां कचहरियूं कंदासीं त ज़रूरी हूंदो आहे जॾहिं असां कंहिं स्पेसिफिक शयुनि ते स्पेसिफिक टॉपिक्स ते कचहरी कयूं त उन्हनि जा स्पेशलिस्ट हिते प्रोग्राम में घुरायूं त तव्हां बि उन्हनि सां मिली सघो, तव्हां उन्हनि खां पुछी सघो सवाल को तव्हां वटि हुजे या मां तव्हांजे लाइ सवाल पुछंदी आहियां ताकी असां कुझु गॾिजी करे कुझु सिखी बि सघूं, कुझु पिराए बि सघूं। त ज़बरदस्त प्रोग्राम अॼु थियण वारो आहे, ज़बरदस्त महिमान जेके आहिनि उन्हनि जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। सभु खां अॻु में तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनैलिटी असां वटि मौजूदु आहे, माशाल्लाह सां पाण बिज़नेस वूमन आहिनि, ट्रेवल एजेंसी रन करे रहियूं आहिनि ऐं जेके बि इमिग्रेशन जा प्रॉब्लम हुजनि, कंहिंखे सेटल करिणो आहे ॿिए कंहिं मुल्क में, उन जे हवाले सां असां हिननि खां गाइडेंस वठी सघूं था। तसव्वुर मलिक असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। यू आर लुकिंग वेरी वेरी प्रीटी। थैंक यू। ॿी पर्सनैलिटी जेका आहे नाज़रीन उन्हनि जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। ही बि माशाल्लाह सां कराची चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल में डायरेक्टर आहिनि, ॾाढा ज़बरदस्त डॉक्टर आहिनि। इन्हनि खे वेलकम चवंदासीं। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर? बिल्कुल एवरग्रीन। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आ जाएं। बहुत सारी बातें चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नाज़रीन टी पर्सनैलिटी बस सां गॾु मौजूदु आहे ऐं हीअ बि माशाल्लाह सां ॾाढी ज़बरदस्त डॉक्टर आहे, होम्योपैथिक आहे। त तव्हां ख़बर आहे त होम्योपैथी जॾहिं असां ज़िक्र कंदा आहियूं त खोड़ असांजे घर जा माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे पंहिंजा पंहिंजा मसला यादि अची वेंदा आहिनि। मूंखे बि यादि था अचनि, सीज़न चेंज थी वियो आहे त हिननि खां खोड़ शयूं आहिनि जेके मां पुछणु चाहियां पई। यकीन तव्हांजे दिमाग़ में खोड़ सवाल हूंदा त स्क्रीन ते असांजो नंबर हले थो, तव्हां कॉल्स करे सघो था। डॉक्टर सायरा बानो बस सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक है, बहुत मशहूर हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं पूछूंगी आपसे भी। डॉक्टर आबिद से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, क्या क्या मसरूफियात हैं आजकल? बहुत शुक्र मालिक का, बहुत एहसान है और सर्वाइवल है माशाल्लाह, अच्छा है और बीमारियों के हवाले से भी हैं और सेहतमंदी के हवाले से भी हैं। तो आप इंशाल्लाह जो बात करें पूछे, इंशाल्लाह बिल्कुल बात करेंगे उस मौजू पे। तसव्वुर साहबा से भी पूछूंगी, आप कैसी हैं, क्या क्या मसरूफियात हैं? बहुत कुछ करती हैं वैसे तो आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, बेहतर है। और बस हमारे काम इतना हेक्टिक काम होता है कि उसमें सही फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि किसी का इमिग्रेशन कराना, किसी को सेटल कराने के लिए पहले ज़रूरत होती है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो। हाँ, और मुझे अपनी सर्विसेज पे कमांड हो। तो ये बड़ा लंबा, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के डॉक्यूमेंटेशंस में इश्यूज़ होते हैं, तो वो फिर बहुत मतलब सफ़र मैं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लाइंट को जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। तो बस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है। काम तो मैंने शौक में स्टार्ट किया था, बस फिर बाद में पैशन बना और अब ज़रूरत बन गई। ये आपकी ज़रूरत नहीं, और भी जो नौजवान है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी, सिंधी आपको समझ में आती है? जी समझ में आती है, बोल नहीं पाती। हाँ, तो बस यही बात मैं कह रही थी कि आजकल सारे नौजवान जो है ना वो कोई ना कोई कोशिश कर रहे होते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, कोई कभी बाहर चले जाएं, कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के स्टडीज़ जो है वो करने चले जाएं, कभी सेटल हो जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नौजवान जो है ना ट्रेवल के हवाले से चाह रहे होते हैं। मैंने वैसे जब हम लाइसेंस लेते हैं तब तो हम नॉर्मल ग्रुप टूर्स कराते हैं, इंडिविजुअल्स फैमिली टूर्स भी कराते हैं, डोमेस्टिक भी कराते हैं और इंटरनेशनल दोनों कराते हैं। बट मैंने अपना कोर सब्जेक्ट रखा है लोगों को उन डेस्टिनेशन के बारे में अवेयरनेस देना जिसके बारे में उनके साथ जो है वो फ्रॉड हो जाता है, इन द सेंस ऑफ। तो उस पर मैं बहुत काम करती हूँ और ड्यूरिंग कोविड मैंने इस पे बहुत लाइव सेशंस दिए हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत मैं लोगों को हेल्प आउट करती हूँ। और क्योंकि हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इस वजह से अक्सर लोग उनको ऐसे ममालिक का वीज़ा भेज देते हैं जो पाकिस्तान के लिए वैलिड ही नहीं होता है। मैं उस पर ज़्यादा काम करती हूँ।
मैं इमिग्रेशन पे ज़्यादा काम करती हूँ, मैं स्टडी पे काम करती हूँ, लेकिन उन कंट्रीज़ पे जिनका 100% रिज़ल्ट होता है। मेरी अपनी ज़ाती एक कोशिश है छोटी सी कि पास्ट में जिन तकलीफ़ों से और लोग गुज़र चुके हैं, अब आने वाली जो हमारी यूथ है या हमारे आने वाले लोग हैं, उससे दोबारा जो है वो ना गुजरे। बिल्कुल, बहुत आपने सही बात कही है कि ट्रैवल के हवाले से जब लोग इमिग्रेट होके जाते हैं कहीं पे, इमिग्रेशन करवाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स उनको ऐसी फेस करनी पड़ती हैं। नाज़रीन खे ॿुधायूं त असांजी टीम सॼी सत सां गॾु मौजूदु आहे, लाजो भाई सेट ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? थैंक यू, तव्हां गॾु हूंदा आहियो लाजो भाई। ज़बरदस्त आहे। नाज़रीन, सवाल त खोड़ अचनि था, पर अॼुकल्ह हिकिड़ी शइ आहे, पाणी जेको बीठल आहे बरसातुनि जे करे, फ्लड जे करे, तो उनमें हिकिड़ी प्रॉब्लम ॾाढी है, तो डेंगी ॾाढी वधी वई है। तो डॉक्टर साहब का पूछना चाहेंगे, डॉक्टर आबिद का, डॉक्टर साहब डेंगी का अभी जो रेशो है बहुत बढ़ गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? जी हाँ, देखिए, जब भी कोई बीमारी डेवलप होती है किसी भी जगह पर, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। स्पेशली ये जो डेंगी फीवर है, इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये साफ़ पानी में होता है, यानी ये अपोजिट टू हाइजीन है। ये आप हाइजीनिक कंडीशन को जितना अच्छा रखेंगी, पानी ये डेंगी वहीं आ जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है जितनी भी अनहाइजीनिक कंडीशन होंगी वहाँ दूसरी बीमारियाँ आएंगी। मॉस्किटो आ गए, आपके टाइफाइड हो गए, मलेरिया हो गए, वाटर के लिए डिजीज हैं, सारी सब गंदगी में आती हैं। समझ, अगर आपने हाथ नहीं धोए हैं, आपने फूड्स अपने सही नहीं किए, आपने पानी को सही बॉयल नहीं किया हुआ, तो वो बीमारी। मगर ये चीज़ जो है डेंगी जो है, ये सबसे सुपर है। ये साफ सुथरा मच्छर है, ये साफ सुथरा मच्छर है। इसने देखा कि मुसलमान जो है उसका जो निस्फ ईमान सफाई है, तो मैं सफाई के साथ आऊँगा। अब आप जो है सुबह सवेरे देखिए, वो उठता भी सुबह सवेरे, मुसलमानों का खासा ये आप सुबह उठें, है ना, नमाज पढ़े, तो ये सुबह ही उठ जाता है ये। और सुबह उठ के जब आप वज़ू करने निकलते हैं या आप गुस्ल करने आप आते हैं वॉशरूम में, तो उसमें साफ पानी रखा होता है, जो खुला हुआ होता है, वहाँ ये पाया जाता है। तो हमने पानी रखना नहीं है, हमें चाहिए कि कोई भी चीज़ कवर करके रखें। कोई भी चीज़, वो खाना हो, वो पानी हो, आप उसको जो कवर करके रखेंगे तो आप बेहतर हैं। हर चीज़ ये कवर नहीं होता, अलहदा मच्छरों में मौजूद होता है। जब आप जैसे ही पहुँचते हैं वॉशरूम में, सबसे पहले ये आपको बाइट कर देता है। समझे ना? अब आपको मालूम ही नहीं है कि उसने आपको काट दिया। अब आप नहा धो लिए, उसको भी पानी को भी बहा दिया, वो भी चला गया है, इधर उधर हो गया वो पानी। अब जब आप अंदर आए, रूम में आए अपने, तो वहाँ इसने बाइट कर दिया था। अब क्या हुआ कि वहाँ जो और जो मॉस्किटो थे गंदगी वाले, जो आपने सफाइयाँ नहीं की हुई, उसने भी बाइट किया। अब आपको जो इसने बाइट किया, ये दूसरे मच्छर ने, अब वो कैरियर हो गया। अब वो लेके जहाँ जहाँ मच्छर उड़ेगा और जिसको बाइट करेगा, सबको डेंगू होगा। सही। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है ये, जो आज मैंने बताया कि मैं नाज़रीन को बता दूं मैं कि डेंगू के साथ मलेरिया भी होता है और टाइफाइड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मलेरिया इसलिए होता है कि ये मच्छर काटता है। ये वो मच्छर जो डेंगू कैरियर था, लेकिन उसके अपने भी तो जरासीम थे ना, तो अब जो बाइट किया उसको दो बीमारियाँ होंगी, डेंगू होगा और मलेरिया होगा। सही। ये चीज़ रिसर्च से आई हमारे पास। जब हमने देखा कि हमने जब टेस्ट कराया बुखार का, तो हमने कहा इसको डेंगू भी आ रहा है, इसको मलेरिया भी हो रहा है। तो मालूम ये हुआ कि वो जो कैरियर था मच्छर, उसने अपने जरासीम भी छोड़े और डेंगू के भी छोड़े। तो बहुत ज़रूरी है, आप सफाई ज़रूर ख्याल रखें, लेकिन उसको भी, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है। आप सफाई को रखें, आप कवर करके पानी को, ये पानी में ही होता है, ऐसा नहीं है कि आगे खाने पे बैठ जाए। ये डेंगी ॾाढो ख़तरनाक है, अॼुकल्ह ॾाढो फैलियल आहे, त पाण खे बचायो ऐं पाणी स्पेशली तव्हां डॉक्टर साहब चवनि पिया ढके रखंदा कयो, खुलो रखंदा आहियूं असां पाणी ऐं ढक मथां न आहियूं ॾींदा, तो उनजे करे डेंगू घणो फैलजे तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी हम पूछेंगे। डॉक्टर सायरा से भी पूछना चाह रही हूँ, क्या मसरूफियात हैं डॉक्टर साहिबा, क्या क्या आजकल कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं FM 88.6 एक शो भी रन करती हूँ, और वो भी मेडिकल पर ही होता है, 2 घंटे का लाइव शो, जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स आते हैं। कराची चेंबर से मेरा ताल्लुक़ है, वुमेन एंटरप्रेन्योर कमेटी की मैं चेयरपर्सन रही हूँ। ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला ने छोटा सा एक सेटअप भी रखा है, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर भी कहलाती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अपनी कम्युनिटी के अलावा तमाम कम्युनिटी, स्पेशली थैलेसीमिया पेशेंट के लिए काम करती हूँ।
डेफ़ एसोसिएशन की पैट्रन हूँ, पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर डेफ़ और ब्लाइंड, इन बच्चों के लिए भी काम करते हैं और साथ ही साथ जो है करियर काउंसलिंग और गाइडेंस भी देती हूँ स्टूडेंट्स को। अच्छा, हजामा के हवाले से भी आप जानती हैं, वो जी, हजामा बिल्कुल। क्या है, क्यों करवाना चाहिए, उसके हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल, हजामा दरअसल है तो ये 1400 साल पुरानी इलाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से साबित है अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार करवाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका जब आसमान पर गए थे मराज की रात, तो उस पर हर आसमान पर मलाइका ने आपसे कहा कि अपनी उम्मत से हिजामा करवाएं। ये मैं एक हदीस का वो तशरीह बता रही हूँ, इसकी मुस्तनद हदीस मौजूद हैं। पहले ज़माने में इस तरह होता था कि जो बकरे के सींग होते हैं इनको हॉलो करके मुंह से सक्शन करके चाकू से कट लगाए जाते थे। ग्रेजुअली आगे तरक्की हुई, अब माशाल्लाह चाइनीज़ ने इसमें बड़ा काम किया। हम तो अपनी सुन्ना को भुला देते हैं ना, तो फॉरगॉटन द सुन्ना लोगों ने फ़ायदा उठाया और ये पूरी साइंस बनी और माशाल्लाह इसमें बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। तकरीबन आप यूँ समझे कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो जहाँ हम बात करें डेंगू की, जहाँ हम बात करें कोविड की या किसी भी बीमारी की, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप ओवरकम कर लेते हो उसमें। तो हिजामा ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, आपके अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करता है। जब नीट एंड क्लीन होती है बॉडी तो आपको फिर अटैक्स भी कम होते हैं बीमारियों के भी और आप अपने आप को बचा सकते हैं, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। यहाँ अब चाइनीज़ ने इसको रिवाइवल करके बहुत नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए और माशाल्लाह अब ये सुन्ना का रिवाइवल का दौर है। लोग हर तरफ से मायूस हो गए। ज़ाहिर एंटीबायोटिक भी एक हद तक खाई जाएंगी, होम्योपैथिक दवा भी एक हद तक ली जाएगी, हिकमत की दवाओं से लोग बेजार होने लगे। तो उस पर साथ ही साथ पैरेलल हिजामा ने बहुत बूस्ट किया। मैंने 15 साल पहले जब हिजामा शुरू किया तो लोगों को मैं बताती थी तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है, उनको तलाश करके ढूंढ करके रीज़न्स देने पड़ते थे। आज ये आलम है कि रोज़ाना ओपीडी में अच्छे खासे पेशेंट होते हैं, जबकि चांद की स्पेसिफिक डेट्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं कि 17, 19 और 21 जो धधकते चांद की, यानी कि हाई टाइड के बाद लो टाइड आता है, जब मून का, जब समंदर की तोग़यानी भी कम होती है, उस वक्त बॉडी का भी आपका ब्लड का जो इंतशार होता है वो थोड़ा डाउन आता है। उस सूरत में आप हिजामा ज़रूर कराएं, हालत सेहत में भी। हालत सेहत यानी कि आप कुछ नहीं आपको, बट आप सुन्ना के वो पॉइंट्स कराएं, यू विल फील अमेजिंग। मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस किया, अच्छी खासी मेरा भी वेट था और मेरा तो हर महीने ये रहता है अपने आप को बूस्ट करने के लिए जामा। और यकीन जाने एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक दवाओं से बंदा काफ़ी बच जाता है। तो ये ज़ाती तौर पे मेरा तजर्बा नहीं, आप मेरे पास तकरीबन बहुत सारी कम्युनिटी डॉक्टर्स की आती हैं, एलोपैथिक भी आते हैं, तिब से भी। तिब में तो खैर ये रजिस्टर्ड है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो तिब में तो शामिल है उनके करिकुलम में। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट रिकमेंड करते हैं एंड दे विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तसव्वुर मलिक से पूछना चाहूँगी, आप मुझे बताइए कि ट्रेवल के हवाले से कुछ लोग होते हैं जो इमिग्रेशन चाहते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, किस किस जगह की इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए इजी है, या स्टूडेंट्स जो हैं वो भी क्या इमिग्रेंट हो सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट जो है उसको तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेल वैसे ही ऑलरेडी हो जाती हैं। अगर वो किसी मुल्क में पढ़ने के लिए जाता है तो स्टडी के साथ उसे 22 आवर्स पर वीक मिलते हैं जिसमें वो काम कर सकता है। उसके बाद वीज़ा वैलिड होता है, उसकी TRC बन चुकी होती है। TRC का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, 1 साल का, 4 साल का, 5 इयर्स का, इस तरह का होता है। देन अगर वो वहाँ के किसी लोकल शहरी से शादी कर लेता है तो उसे PR मिलने में आसानी हो जाती है, ठीक है। और अगर वो स्कॉलरशिप पे गया है तो फिर उसके 75% अखराजात जो है वो यूनिवर्सिटी बेयर करती है। अब बात आ जाती है वो इमिग्रेशन ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। इसके दो बहुत ही आसान तरीके हैं। एक तो ये कि या वो वहाँ के लोकल शहरी से शादी कर लेता है तो उसे PR इज़ इक्वल टू नेशनैलिटी ऑफ एनी कंट्री, सिर्फ उस पर वोट डालने की सहूलत नहीं होती, बाकी अदर बेनिफिट्स आपको PR में मिलते हैं, ठीक है। PR कहलाती है परमानेंट रेजिडेंसी। तो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए आपको वहाँ या तो टैक्स पे करना पड़ता है, वहाँ अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, तब आपको मिल सकती है। लेकिन वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किसी भी कंट्री में आप करेंगे तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है और स्लो हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट लोगों ने ये निकाला है कि वहाँ के लोकल जो शहरी होते हैं जिस भी कंट्री में गए हैं, जैसे यूरोप गए हैं तो यूरोपियन
फीमेल से आप शादी कर लेते हैं तो फिर आपके कागजात जल्दी बन जाते हैं। ये तरीक़ेकार है। दूसरा जो मेन तरीक़ेकार है वो पाकिस्तान से जाना है। जैसे अभी जो है मैंने कल ही अनाउंस किया है यूके का टायर 2 वीज़ा। टायर 2 वीज़ा कहलाता है जनरल वीज़ा, वो वर्क परमिट विद जॉब है। उसमें हमें मेल और फीमेल नर्सेस चाहिए, यानी होम अटेंडेंट। तो उसमें ये फैसिलिटी है कि पहले तो बंदा खुद जाएगा या बंदी खुद जाएगी, उसके बाद विद इन 3 मंथ को अपनी पूरी फैमिली को बुला लेगी, और जो स्पाउस जाएगा उसको भी होल डे काम करने की इजाज़त होगी। अंडर 18 बच्चे उसके साथ ही चले जाएंगे, चाहे फीमेल जा रही है, वाइफ जा रही है या हस्बैंड जा रहा है। देन 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा लगता है, और लगने के बाद 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद उसको PR मिल जाता है, यानी मीन्स नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ये तो पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और कई ऐसी फैमिलियाँ जो है ऐसी इस तरह से सेटल हो भी चुकी हैं। और बाकी ये है कि आप गूगल पे सर्च करें, यूके के वर्क परमिट टायर 2 वीज़े की पूरी डिटेल आती है। इसी तरह अमेरिका में लोग B1 B2 वीज़े पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो 5 ईयर का विज़िटर वीज़ा लगता है। बट उसमें ये आसानी होती है कि जब चाहा आप एग्ज़िट कर गए, जब चाहा आप वहाँ चले गए। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का जो रुझान है वो B1 B2 है। उस वहाँ पे वो अब इतने उनके पास नहीं होते ज़राए कि वो अपना पैसा वहाँ लगाएं। इन्वेस्टर वीज़ा जो जिसे कहते हैं, उस पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है कैनेडियन इमिग्रेशन का। कैनेडियन इमिग्रेशन सक्सेसफुल कोई 100 में किसी एक की होती है, इसलिए कि वो आपके स्कोर्स पूल में डालते हैं। रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है उसके लिए? नहीं, उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है इन द मीन टाइम कि आप फर्स्ट बेसिक स्टेप चढ़ जाते हैं, सेकंड भी आप क्लैरिफाई कर जाते हैं, थर्ड भी आप ले लेते हैं। जो 6, 7, 8 उसकी बनती है ना बेस, वहाँ ना वो रिप्लाई करेंगे और ना वो आपको प्रोसीड करेंगे, ना रिजेक्ट करेंगे। इस तरह 8-8 साल गुजर जाते हैं। ओके। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं पहले केस को इमिग्रेशन में डालने से पहले अच्छी तरह बंदे की अपनी ज़ाती प्रोफाइल देखती हूँ। ठीक है, बाज़ दफ़ा मेरी सच्चाई लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही कोशिश करती हूँ कि सच बोलूँ। कैपेबल होना सामने वाला भी। मैं स्टार्ट में उसके पैसे अब क्या होता है कि वो जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं इनको ले जाओ, इन पे तजुर्बा करो और फंसा दो। और मेरा ये मानना है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारा पासपोर्ट है। अब हम जो भी हैं, मैं इस बात में डेप्थ में नहीं जा रही हूँ कि हु आई एम। वी आर पाकिस्तानी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, आई एम द डॉटर ऑफ पाकिस्तान। मेरे लिए ये बहुत है ना, इट्स क्वाइट साउंड गुड फॉर अस। तो इस सिचुएशन में मुझे पता है कि आगे मेरे क्लाइंट को और उसकी फैमिली को क्या प्रॉब्लम दरपेश आएंगी, लेकिन क्लाइंट नहीं सुनता। तो फिर मैं तो एक अंडरटेकिंग लिखवाती हूँ। अच्छा, इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि फिर मैं उसे कहती हूँ कि देखो तुम फर्स्ट स्टेप भी वो ले लोगे, सेकंड स्टेप भी ले लोगे, थर्ड भी ले लोगे, इसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो तुम फुलफिल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। इमिग्रेशन का मतलब है आपका एसेट हो, ये थोड़ी आपने किसी से पैसे पकड़े, जैसे कि पाकिस्तान में एक जहन बना हुआ है, इससे पैसे पकड़े अपने अकाउंट में शो कर दिए। वो आपका पूरा शिजरा निकाल के देखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हर चीज़ देखते हैं कि किस तरह से ये कैपेबल है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर आबिद का पूछना चाहिए। डॉक्टर साहब, डेंगू के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं पूछूंगी कि आपने बताया कि किस लिए होता है, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, लेकिन अब ये भी बता दें कि उसका इलाज क्या है, अगर किसी को हो जाए तो क्या चीज़ है जो करनी चाहिए। इस सिलसिले में एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। इसकी सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, तरीक़ेकार या मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। सबसे इजी ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शन का होता है। इसकी वजह ये होती है कि वायरस का कोई इलाज नहीं होता, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ कहलाती हैं। अच्छा। अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जी। या अब ये कि जैसे डेंगू को ले लें आप, या कोविड-19 था, ये भी वायरस था, ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली डिजॉल्व होता था, लेकिन चूंकि इनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सख्त होती हैं, लिहाजा इनका इलाज होता है। इसी तरह डेंगू के में भी होता है। अगर डेंगू की जो फर्स्ट स्टेज है, शुरू की जो फेब्राइल इलनेस कहलाती है, जिसमें बुखार होता है, बस सीवियर बुखार होगा, आपका हेडेक होगा, समझ में, उसमें बॉडी है कितना ज़्यादा होगा कि इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक बोन डिजीज़,
यानी जिस्म को तोड़ के रख देता है, हड्डियों को तोड़ के रख देता है। ये ख़ास हेलमार्क है इस बीमारी और का। इसमें खाया पिया भी कुछ नहीं जाता? कुछ भी नहीं खाया पिया जाएगा, बीमारियां ऐसी करती है। ये इसकी खसूसियत जो है, जो क्वालिटीज हैं इसकी ज़रा दूसरों से डिफरेंट है। ये जैसे हमारा कोविड-19 था उससे ये मिलता जुलता होता है। वो भी प्लेटलेट काउंट एक ख़ास किस्म के थ्रोम्बोसाइट होते हैं बॉडी के। जब आपकी बॉडी को कम हो जाते हैं तो आपकी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी बॉडी की वो बढ़ जाती है, उसमें खून आना शुरू हो जाता है नाक मुंह से, जैसे कोविड-19 में आता था ना, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता था। वो उसकी भी काउंटिंग जो थी थर्मोसाइट थे, वो एक लेवल है, आप उसके कम चले जाएंगे तो ये ऐसा होने लग जाएगा। डेंगू में भी यही होता है कि थर्मोसाइट कम हो जाते हैं, इसमें भी देखिए ब्लीडिंग हो जाती है। जब ये ब्लीडिंग होती है, खून आने लगता है उल्टी वगैरह में, तो हम लोग इसको कहते हैं हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, यानी खूनी बुखार कहते हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस जो है डेथ के चांसेस होते हैं इसके अंदर। अब लेकिन अगर अब इमीडिएटली पेशेंट आ जाता है हमारे पास या क्लिनिक या हॉस्पिटल होता है तो ये सेफ हो जाता है। इसकी वजह ये कि आपके जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट काउंट्स होते हैं, वो जो कम हो रहे थे, आप उसको रोक लेते हैं। जब आप उसको रोक लेते इस तरह से होता है कि यहाँ आपने जो डेंगू की जो कॉम्प्लिकेशन थी उसको प्रिवेंट करते हैं और दूसरा रिप्लेस करते हैं, आप सेल को रिप्लेस करते हैं। वो आपको जैसे थर्मोसाइट मिल जाता है, प्लेटलेट काउंट बॉटल आपने बॉडी में जाती है, वो उसका लेवल बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो वो सेफ हो जाता है वो। अच्छा होता ही है कि ये जो कोविड-19 थी और इसमें और दूसरे जितनी भी बीमारियाँ हैं जिसमें थर्मोसाइट कम होते हैं, उसमें और इसमें फ़र्क था। डिफरेंस ये होता है, डेंगू का डिफरेंस ये होता है, पैथोलॉजी में थोड़ा बता रहा हूँ कि ये वायरस जो है डेंगू का, ये ब्लड में जाके ये जो सेल है, अब उसमें तो कई सेल हैं ना, वाइट सेल है, रेड सेल है, बहुत से सेल हैं, लेकिन जो वाइट सेल में जो थर्मोसाइट होते हैं उसके अंदर चला जाता है ये। अच्छा, हाँ, यानी सेल के अंदर एंट्री कर गया ये। अब ये सेल के अंदर एंट्री करे, जब ये सेल में चला, अब उसको डैमेज किया। ये और कोई रेड सेल को किसी को डैमेज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ थर्मोसाइट को करेगा। जो आपकी जो क्वालिटी आपकी होती है, जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी को लाते हैं, ये उनको कम कर देता है। अब उनकी जो एक फिगर है 1.5-2 लाख होना चाहिए, तो ये इतना कम करते करते बिलो 50,000 हो जाते हैं। बाद होगा 30,000 और 20,000 पे आ जाते हैं, वो लाइफ डेंजर हो जाती है। हमने 30 जो हज़ार है प्लेटलेट का, वो हमारा हेल्थ मार्क है डेंजरस, वो डेंजरस जोन है वो आपका, है ना। उसमें आपको जो है हर सूरत में हॉस्पिटलाइज होना होगा और रिप्लेस करेंगे। जो सेल आपके डैमेज है उसको आप रिप्लेस करेंगे आप। अब इसमें वो सेल जाके जितना वो डैमेज करेगा आपको उतने ज़्यादा डैमेज हो गया। अच्छा, अब आपने क्या किया कि एंट्री रोक दी आपने, यानी बाहर से जो है, बाहर से कोई डेंगू नहीं आया ना मुझको काटा, जो बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है उन्हीं को आपने प्रिवेंट करना है। तो इसका बड़ा एक बड़ा आसान तरीका भी होता है कि ये बेचारा सपोर्टिव भी बहुत होता है ये वायरस, यहाँ डैमेज कर रहा है ना, वहाँ सपोर्टिव भी बहुत है। 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है ये, 3 दिन 5 दिन 7 दिन बस। लेकिन फिर वो हालत ऐसी कर जाता है इंसान, चलने फिरने में भी नहीं रहता। वो ये कहता है, वो असल में ये जो है ना हमारे जैसे हमारा दौर है आज का एडवांस है, ये एडवांस वायरस कहलाता है। ये ज़्यादा नहीं लेके जाता कोविड के, आप 2 महीने ले जाए या 15 दिन ले जाए, ये ऐसा नहीं करता, ये 1 हफ्ते में ख़त्म। लेकिन प्लेटलेट्स काउंट आपका जो है वो इतना गिरता रहता है, इतना एवरी 3 दिन की 4 दिन में ख़त्म मरीज, वो इतना डैमेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। जब ब्लीडिंग पहुंचा, हम जब हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं और जब तक उसको रिप्लेस करने में मरीज ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो स्पीक आई है इस वक्त, जो लहर आई है इस वक्त, जो पहले की निस्बत, ये पहले ये तीसरी लहर है डेंगू की पाकिस्तान के अंदर। या पहले 2005 में आई थी, फिर वो 2013 में आई और अब ये आ रही है। तो ये जो लहर है ये बिल्कुल स्लो लहर है, यानी इतना डैमेज ये नहीं करती है। अभी तक मैंने नहीं देखा, यानी बहुत ही अभी वो आपका जो है 2000 के करीब इसके जो है इसके केसेस रिपोर्ट हुए, हमारे कराची में बहुत रिपोर्ट है, मगर खुद शुक्र है डेथ एक भी नहीं है इसमें। सही, ज़बरदस्त। ब्रेक का टाइम यहाँ पे हुआ है नाज़रीन, ब्रेक वठूं था, सफ़र ब्रेक है, सारी कचहरी है जारी है सारी उन्हीं न्यूज़ ब्रेक है। तव्हां न्यूज़ ॾिसो बट चैनल स्विच न कजो, तकड़ में बस वापसि अचूं था, ॾिसंदा रहिजो धरती TV। वेलकम बैक वंस अगेन। भली का चवंदासीं घर पातियुनि खे, ऐं कचहरी ज़बरदस्त असांजी हली रही है। हिकिड़ो त इमिग्रेशन जे हवाले सां खोड़ सवालात जेके आहिनि उहे मां पुछा आहिनि, तसवुर मलिक असां सां गॾु आहिनि। ॿियो डॉक्टर आबिद डेंगी जे हवाले सां असांखे गाइड करे रहिया आहिनि, ऐं डॉक्टर सायरा असां सां गॾु आहिनि, त उन्हनि सां
खोड़ सवाल आहिनि जेके हजामा जे हवाले सां असां पुछा और थैलेसीमिया जे हवाले सां पुछणु चाहियां पई। ॿियो वरी डॉक्टर सायरा पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कनि पियूं वर्ल्ड वाइड, तो डॉक्टर सायरा आपसे पूछूंगी कि आप दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वुमेन चैम्बर जो है उसके हवाले से भी हमें थोड़ा बता दें और इस हवाले से भी बता दें कहाँ रिप्रेजेंट करी हैं, क्या करें। अच्छा, मेरा जो ये दोनों अलग अलग फील्ड हो गई। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन वो इदारा है जो NFA है और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ग्रेजुएट वुमेन इंटरनेशनल इदारे का से एफिलिएटेड है। अच्छा। और इस इदारे का GWI यानी ग्रेजुएट वुमेन इंटरनेशनल नाम से ही ज़ाहिर है। इसका मकसद ही यही है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जितनी ख़वातीन जो बेसिक एजुकेशन नहीं, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाए, इसके बाद इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए, PhDs के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो जेनेवा बेस ये स्विट्ज़रलैंड का जो इदारा है GWI, ये अपने NFAs को यानी हम लोगों दुनिया भर से जितने ममालिक हैं वो उनसे रजिस्टर्ड होते हैं और वो बहुत सारी स्कॉलरशिप और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्लोट करते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़्यादातर स्कॉलरशिप जो फ्लोट होती रहती है वो 100% होती हैं और उसमें PhD लेवल तक की स्कॉलरशिप्स होती हैं। हमारी थोड़ा सा ये है कि काफ़ी अरसे पहले तक तो ये काफ़ी हमारा जो इदारा था पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन वो बड़ा लो प्रोफाइल चल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से जब से मुझे एज ए CIR मैं इनकी पूरी दुनिया में जो है रिप्रेजेंट भी करती हूँ और कम्युनिकेट भी करती हूँ पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की स्कॉलरशिप, पाकिस्तान की मेंबरशिप को भी। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप हम इशू करते हैं ग्रेजुएट क्वालिफाइड वुमेन को, वो फिर अपनी स्कॉलरशिप वहाँ से हासिल जो स्क्रीन के थ्रू अभी आपको देख रही हैं वो मेंबर किस तरह बन सकती हैं? वो मेंबर मेरा, आप अगर जाएंगे GWI पे तो पाकिस्तान का एक फोल्डर है, वहाँ पर उसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप हम इशू करते हैं। साथ ही इसके कोई चार्जेस होते हैं क्या? फीस बहुत नॉमिनल है, अभी तक तो 5500 है, जो कि एक समझे पूरी ज़िंदगी की एक स्कॉलरशिप होती है, सॉरी मेंबरशिप होती है। लेकिन फिर आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप हासिल करनी है, जब आप वो प्रोसेस में जाते हैं तो GWI आपसे एक लेटर मांगता है जो कि पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन इशू करता है, यानी कि हम लोग इशू करते हैं। तो इस तरह हमारी बहुत सारी ख़वातीन, स्पेशली कराची से तो मैंने देखा है बहुत कम लोग जा रहे हैं, लेकिन पंजाब साइड से, लाहौर साइड से बहुत टीचर्स जो है, सीनियर टीचर्स जो हैं, वो अपनी फेलोशिप और PhDs कंप्लीट कर रही हैं अपनी डिफरेंट फील्ड में। ज़बरदस्त। और औरतों को वैसे भी हम लोगों को, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, हमें आगे आना भी चाहिए। लेकिन एक जब औरत हम की काम करेंगे और लोग भी इंस्पायर होकर तालीम एक नस्ल की तालीम होती है ना, आप नस्लों को एजुकेट कर रहे होते हैं, तो आपकी एजुकेशन तो बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये ख़ास इदारा ही ख़वातीन के लिए। फिर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के जो 17 फैक्टर्स हैं, इस पर काम हो रहा है वहाँ, और बहुत सारे हमारे पड़ोसी ममालिक तो इतना काम कर रहे हैं इस पर, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी इस पर। मैं तो आपके चैनल के थ्रू दावत देती हूँ कि जितने लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं आएँ, हमारे साथ जुड़ के बैठें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि 40-45 साल पुराने इस इदारे में पहला इवेंट पिछले साल दिसंबर में किया, जो कि जूम पर किया हमने। दुनिया भर से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और हमारे 3 स्पीकर्स हमने रखे थे जिन्होंने अपने IT पर डिफरेंट फील्ड्स पे लेक्चर्स भी दिए। 1 घंटे का 1.5 घंटे का जूम का सेशन था, लेकिन यकीन जाने पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम कॉल हुआ वहाँ पर। और इस साल अभी हमारी 34th असेंबली हुई है पिछले 17 to 21 तक। ज़बरदस्त। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, पूरे दिन मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें भी पाकिस्तान का नाम कॉल हुआ। तो अब ग्रेजुअली हम आ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं देखिए हम कब तक करेंगे ये काम। आए नहीं, यंग जनरेशन आए, आगे आए, अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप हासिल करें। इतना बेहतरीन मौका है आपके पास, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता। और वो मल्टीपल फील्ड्स में होती हैं, मल्टीपल फील्ड्स में, माइक्रोबायोलॉजी ले लें, बायोकेमिस्ट्री ले लें, जूलॉजी ले लें, बॉटनी ले लें, यू नेम इट। इतनी बिजनेस की फील्ड्स में भी हैं, मतलब पूरी दुनिया से हो रही हैं। अब वो दुनिया भर से जैसे ही वो फ्लोट होता है, GWI अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, फिर वहाँ से आप सेलेक्ट करें, अगर आपकी जो भी एक्सपर्टीज आप चाह रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है कोर, आप उसमें जाएं और अप्लाई करें। फिर वो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं है उस पर। और इसमें सबसे ज़्यादा हमें तसव्वुर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ख़वातीन हमारी जब बाहर जाती हैं तो कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, तो फिर ये लोग हमें हेल्प करते हैं। हाँ, वो मैं पूछूंगी आपसे कि औरतों के हवाले से कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आती हैं जो स्पेशली गर्ल्स के लिए होती हैं, लड़कियों के लिए होती हैं? स्कॉलरशिप ओपन होती है, उसमें सिर्फ GPA का काम होता है। आपने उनकी, मैं इस बात को बहुत आसान करके बताती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी कंसल्टेंट की ज़बान, जैसे डॉक्टर की राइटिंग लोग नहीं पढ़ पाते,
तो इसको एलिब्रेट करके मैं आसान करके बताती हूँ। उन्होंने कुछ मार्क्स की हदें बना दी हैं, अगर आप उन हदों पे फॉल करते हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। 100% तो खैर कोई भी नहीं देता, एटलीस्ट 60, 70, 75% देता है, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे बच्चे की सेमेस्टर फीस चली जाती है, फिर उनको कोई वहाँ के जो ओल्ड एज होते हैं और काफ़ी वेल्दी होते हैं वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो इस तरह उनके घर के अमूर भी सरंजाम देते हैं और उन्हें एक रिहाइश की भी आसानी हो जाती है, अडॉप्टेशन ले लेते हैं उस वक्त तक जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते। तो इसको इस तरह हम कहेंगे, चाहे पीएचडी की ख़वातीन हो या चाहे इंटरमीडिएट पास करने के बाद बच्चा एक जर्नल बेसिक लैंग्वेज कोर्स के लिए भी जा रहा है, तो उसमें अगर वो उनके दिए गए मार्क्स को बिल्कुल कहना चाहिए कि उसी बॉर्डर लाइन पर वो है तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है, फुली फंडेड, अदरवाइज नहीं मिलती है, ठीक है। उसके लिए कैपेबल होना ज़रूरी है, कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है। और हर मुल्क में एक कानून है, वो ये है कि आपने सबसे पहले उनके मुल्क में जाके लैंग्वेज कोर्स करना है 8 से 10 माह का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इनिशियली उनके मार्क्स कम होते हैं, तो फिर हम उनके लिए आसानी पैदा करते हैं। यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में कंसल्टेंट एक वो रोल प्ले करता है जस्ट लाइक अ ब्रिज। तो हम वो ब्रिज बनते हैं और यूनिवर्सिटी से बात करते हैं कि इस बच्चे के डायरेक्ट तो मास्टर्स में जाने के मार्क्स नहीं हैं या डायरेक्ट जो है वो डिग्री के मार्क्स नहीं हैं, तो आप इन्हें पहले वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर मुल्कों में ये लॉ है कि 8 to 10 मंथ्स के लिए आपने उनका लैंग्वेज सीखना ही सीखना है। उसके बाद फिर ये हम करवा देते हैं कि उसी यूनिवर्सिटी के हम बेसिक कोर्स में एडमिशन दिलवाते हैं ताकि वो 8-10 महीने में अपना सेशन कंप्लीट करे और उसके बाद वो वहीं अपना फर्दर एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए एडमिशन ले ले। अच्छा, हमारे मुल्क से एजुकेशन की शरह बहुत कम है, बच्चे वहाँ जाते ज़रूर है लेकिन उनकी लाइफ वहीं तक महदूद होती है। 8-10 महीने के लैंग्वेज कोर्स के बाद दे वांटेड टू अर्न एंड सपोर्ट देयर फैमिली इन पाकिस्तान। और सेकंड, वो शादी करके अपने आप को वहाँ सेटल कर लेते, पेपर मैरिज। ज़्यादातर मुल्कों में ये होता है कि बाकायदा वो होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं जो वहाँ की ख़वातीन को लेकर आते हैं, वो हर मंथली उनसे पेमेंट लेती हैं, सिग्नेचर करती हैं, पेपर मैरिज होती है। वो कोई अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं होती है, बट दे साइन देयर डॉक्यूमेंट्स। जब तक वो उनको पे करते रहते हैं जब तक उन्हें PR नहीं मिल जाती। अच्छा जी, लेकिन ये जुगाड़ नहीं हुआ कि जल्दी आप चक्कर में? जुगाड़ भी कह सकती हैं। और ये मैं यही तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान से हमारी मोहतरम बहन ने बड़ी प्यारी बात कही कि स्कॉलरशिप ये कर लेंगी, जाकर PhD ये कर लेंगी, मैं कर लूँगी, आप कर लेंगी, लेकिन जो हमारी यूथ आ रही है ना, उस यूथ का एक कॉन्सेप्ट है कि 8-10 महीने लैंग्वेज कोर्स करूं और मुझे जो जल्दी मुझे जो 22 घंटे मिल रहे हैं ना, मैं उसमें और जॉब करके अपने घर को सपोर्ट करूं, वहाँ मैं पेपर मैरिज करके खुद को वहाँ सेटल करूं। सही, और ऐसा करना नहीं चाहिए। 100 में से प्रोफाइल बनाए, अपना काम बनाए। इसको इस तरह लेंगे कि 100% में से टोटल 15% है जो प्रॉपर स्टूडेंट है, बाकी 85% जो लोग हैं ना वो इसी नियत से जाते हैं, जुगाड़ टाइप वाले। थोड़ा सा आपको ये ऐड बहुत कर ज़्यादा दूं जी कि जी। हमारा जो GWI है वो वुमेन का इदारा है, तो हम तो एक तो वुमेन को ही फोकस करते हैं और वुमेन से आपको पता है थोड़ा सीरियस होती हैं अपनी करियर के मामले में भी, जिस तरह और चीज़ों में होती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वुमेन्स के लिए कि ख़वातीन की एजुकेशन पे काम हो रहा है। दूसरा, GWI जो स्कॉलरशिप फ्लोट करते हैं उसमें भी आपके पास बड़ा टफ कंपटीशन होता है और यहाँ पर हमारे भी बच्चियाँ इसीलिए मार खाती हैं कि वही, एक तो अंग्रेज़ी भी बहुत ख़राब होती है, उस पर भी फोकस नहीं किया जाता, और दूसरा ये कि वहाँ जाके आपको थोड़ा सा टाइम मिलता ज़रूर है जिसमें आप थोड़ी सी एक स्टाइपेंड टाइप कुछ अरेंज कर लें अपने लिए, ताकि आपके वो एक्सपेंसेस जो वहाँ रहने के
अदरवाइज GWI की जो स्कॉलरशिप है वो बड़ी यूनिक है। अगर आप हम इंशाल्लाह बैठेंगे किसी दिन इनके साथ भी तो एक लंबा सेशन करके इसमें हाँ, भी कुछ एक वे पूरा आउट सेशन निकालते कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल, बिठा के कर प्लीज सकते हैं, बहुत बिल्कुल। ज़रूरत है, क्राइम नीड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देखिए, चाहती हूँ कि ये करियर जो- काउंसलिंग जितनी कर सकें स्टूडेंट्स की जो करनी आप चाहिए। जिस स्कॉलरशिप की बात कर रही ना, उसके लिए मैंने अभी आपको मिसाल दी, आप कर लेंगी, मैं कर लूँगी, ये कर लेंगी, जिसे हमें अवेयरनेस है, हमें पता है कि हम ये एक एजेंडा लेके जा रहे हैं तो हम वहाँ से कुछ हासिल करके आएंगे। लेकिन यूथ को हमें मोटिवेशन देनी है, वो ये करेंगी हम इंशाल्लाह। मोटिवेट करें। आप भी यूथ ही है माशाल्लाह, तो आप मोटिवेट करेंगी कि बेटा आपने जाना है तो पढ़ना ही है। अब जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पे ये शर्त है, वो देखने में लिथुनिया बहुत छोटा मुल्क है लेकिन उनकी शर्त है, वो कहते हैं जब हम यूनिवर्सिटी में मेल कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो वो हमसे जवाब में कहते हैं कि हमें प्योर स्टूडेंट चाहिए, वी डोंट नीड स्कैमर्स। क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आधा 6 महीने ही मुश्किल पढ़ पाते हैं। नॉन सीरियस एटीट्यूड है नहीं, ना। पढ़ना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब भी साथ हैं, मैं पूछूंगी, बहुत सारे सवाल हैं जो हेल्थ के हवाले से भी, स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जिनकी हेल्थ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इस टाइम, स्पेशली क्योंकि आपको पता है सिंध में, पाकिस्तान में जो फ्लड आया है, कितनी सारी डेंगू के अलावा भी बीमारियां फैल रही हैं। तो पूछूंगी मलेरिया है और कौन कौन से इकसाम है, बुखार जो फैल रहा है, उसके हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें, बता दें। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हम एक तरफ देख रहे हैं कि फ्लड जो आया उसमें क्या क्या नुकसान थे। जी। वो बेघर लोग हो गए, उनको जो है ग़िज़ा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उनको शेल्टर की ज़रूरत है। लेकिन हम एक अहम जगह पे, एक अहम बात पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और वो है बीमारियाँ उनकी। इतनी बीमारियाँ जो इस दफ़ा डेवलप हुई है, मैं ये नहीं समझता कि कहीं और इससे पहले इतनी डेवलप हुई होंगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन डेवलप हुए हैं। ये वहाँ के लोग थे जो वहाँ पर हुआ, फिर बात ये हुई कि वो शिफ्ट हो गए। कुछ लोग कराची आ गए, कुछ लाहौर चले गए, कहीं पे। कराची में जो लोग आए, इनके लिए कोई बैरियर नहीं बनाया गया कि आप आए, आप कैंप पे रहें, उनके पास देखें आपकी बीमारियाँ कितनी हैं, वहीं आप उसको जो है वो कंट्रोल करें। आप उसे हुआ ये कि ये सब आ गए, और हमारी ये जो बीमारियाँ थी, डेंगू ख़ासतौर पर, टाइफाइड, मलेरिया और गैस्ट्रो, ये पूरे कराची में फैल गया था। अब यहीं से अगर लाहौर के तो लाहौर में पूरा फैल गया, आप पेशावर जाएँ वहाँ हो गया। तो ये हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए कि, और जो NGOs काम कर रही हैं उनका होना चाहिए कि उनको एक बैरियर दें कि आप पहले क्लियर हो जाएं तो आप एंट्री करें शहर के अंदर। अब पिछले दिनों इतने ज़्यादा केसेस थे मेरे पास भी, मेरी क्लिनिक पे भी और बाहर भी, कि मैं हैरान था कि इनको कोई लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। एक एक घर में 4-4, 5-5 लोग बीमार हुए हैं, और पूरा बल्क है। ये नहीं कि आप, अब मेडिसिन जो थी वो शॉर्ट हो गई, लैब आपकी इतनी कहाँ तक लैब होगी, फिर उनके बाद अमाउंट प्रॉब्लम है और बहुत सी चीज़ें हो गई। मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हमको कई फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। खासतौर पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उससे ज़रूरी है कि वो एक्टिवेट हो, इन लोगों को वहाँ से उठाए। जो लोग सेफ़ हैं, उनकी जो वैक्सीन हो सकती है उनको वैक्सीन प्रोवाइड करे। जो लोग दूसरी बीमारियों के हैं, जो हल्की बीमारियाँ हैं, उनको अलग सेपरेट करे। जो सीवियर हैं उनको अलग करे। अब हमारे पास जो केस आए, मालूम ये हुआ कि वो डेंगू का फीवर है सीवियर, और उससे शॉक में जा रहा है, हेमरेजिक शॉक में जा रहा है। अब क्या हुआ, हमने उसको रिसीव कर लिया, पता लगा उसको तो मलेरिया भी था, उसी पेशेंट को फिट्स भी पड़ गए। अब मालूम हुआ कि वो तो सेरिब्रल मलेरिया होने लगा। तो इतना डेंजरस कंडीशन हो गई कि उस बंदे उनकी जान कैसे बचाई जाए। बहुत सी इस तरह से डेथ हुई है, यानी नेग्लिजेंस की वजह से, कि आपने वहाँ ना उनको केयर की नहीं किया, फिर आ गए आपके, उसके बाद भी आप नेग्लिजेंस कर रहे हैं उनको। आपने कोई लैब टेस्ट नहीं करा, या कोई आप सिर्फ हल्की फुल्की गोलियां दवाइयाँ आप दे रहे हैं। देखिए हम डेंगू में ठीक है आपको सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं, लेकिन मलेरिया का डिफरेंट इलाज है। बिल्कुल, उसी में गैस्ट्रो भी तो हो गया, इमोशन भी हो गए, आपको वोमिट भी हो रहा है, तो उसको भी तो देख लें ना ज़रा ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सी मेडिसिन सब में जा रही है, ऐसा नहीं है। तो हमें केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, ये जो डेंगू इस वक्त आया हमारे पास, ये इसलिए डिफरेंट ये हुआ कि एक्चुअल जो डेंगू की जो महीने हैं वो मार्च अप्रैल से लेके जून तक होते हैं। अच्छा, या अब इस महीने में कहाँ से आ गया है, ये माइग्रेट करके आया, जो लोग आए बाहर से उनसे ये फैला ये। अच्छा, या अच्छा, और इसलिए कि इनकी डेंजर इसलिए कम था कि इसकी इंटेंसिटी कम थी, ये महीने इसके थे ही नहीं। सॉरी।
तो इनके ये तो महीने ही नहीं थे ना, तो इसलिए ये सेफ था थोड़ा एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेंगू जो था। वो डेंगू जो जनवरी, जो मार्च, अप्रैल, जून में तक बीच में आएगा, वो ज़्यादा डेंजरस होता है वो। तो इसकी वजह से ये हुआ। दूसरी बात ये है कि इसकी कम से कम 53 वेरिएंट्स हैं। जैसे कोविड में वेरिएंट्स आई थी ना, ऐसी इसकी 53 अभी तक जो डायग्नोस हुई हैं। उसमें एक आपको मैं अहम बात बता दूं आज कि ये चिकनगुनिया जो हुआ था वो भी एक काइंड ऑफ डेंगू फीवर था, वही फैमिली थी इसकी। इसी तरह येलो फीवर हुआ है, वो भी इसकी काइंड है ना। शुरू में जब हमारे पास चिकनगुनिया हुआ था आज 2-3 साल पहले, लोग परेशान थे, कहने कि ये क्यों सब आ गया बुखार, ये टांगों को जो लेग पेन कर रहा है, क्रैम्प्स कर रहा है, बॉडी एक कर रहा है, ये सब में काइंड ऑफ डेंगू था ये सब में ना। अब जब रिसर्च हुई तो मालूम हो कि ये सब चीज़ें, आप देखिए डेंगू में कितना सीवियर पेन होता है। हम कहते हैं कि यार ये तो इसमें होता है, अब क्योंकि डायग्नोज हो गया तो लिहाजा ये दर्द खत्म हो गया। अगर ये डायग्नोस में नहीं होता तो ये भी कंटिन्यू रहता। चिकनगुनिया के जो बाद पेशेंट ऐसे थे जिनके टांगों में दर्द होता था, लेग पेन्स होता था, वो पूरे साल चले हैं में ना। उनके घुटने काम नहीं कर रहे थे और उनके लेग क्रैम्प्स होते थे, काफ मसल काम नहीं कर रहे थे। तो हमें ये सब चीज़ें हेल्थ मिनिस्टर को भी चाहिए और हम सबको अवेयरनेस चाहिए इसके लिए कि जब ये चीज़ होता है तो लैब डेटा ज़रूर डेवलप करें जब में ना। खाली एकदम देखें कि हाँ भाई ये हो गया, ये पर्च कर लो, ये मलेरिया, ये मलेरिया, तो ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया हो, वो आप लैब टेस्ट ज़रूर कर लें। हाँ ठीक है, अगर आप कन्फर्म है तो वो अलग बात है, लेकिन कंफर्म तो लैब से ही होगा ना। तो ये हो गया। अब मलेरिया साथ साथ हो गया, टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड इतना डेंजरस मर्ज है कि वो 2-3 हफ्ते चलता है। इस पे भी बात करते हैं। मैं थैलेसीमिया पे भी बात डॉक्टर साहिबा से करना चाह रही हूँ। थैलेसीमिया भी बच्चों में बहुत सीरियस एक बीमारी है, इसके हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे? मैं फिर एडवांटेज ये लूँगी कि आपके चैनल का कि एक तो फैमिली इंटर मैरिजेस से रोकना चाहिए हमें, जिसके लिए बाकायदा कानून बने भी हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं। जो करीबी रिश्तेदार ब्लड रिलेशंस में जो शादियां होती हैं उनमें ये थैलेसीमिया का मर्ज होता है। जो 2 माइनर्स अगर शादी कर लेते हैं, जो इनके 2 थैलेसीमिया माइनर हों, इसके लिए एक छोटा सा 250 रुपये का टेस्ट होता है CBC का। अगर आप वो टेस्ट करा लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, माइनर में हो खुदा न खास्ता। तो अगर आप माइनर हैं और तो फिर अपनी शादी या अपना लाइफ पार्टनर जो है वो माइनर ना चुनें, क्योंकि फिर उसमें 100% चांस होता है कि 1, 2, 3 आपके बच्चे मेजर हो सकते हैं। हमारा इदारा हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट थैलेसीमिया की सर्विस प्रोवाइड करता है और हमारे इदारे में तकरीबन 300 के करीब बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इंटीरियर सिंध और इंटीरियर अप कंट्री से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके एक घर में 4-4, 5-5 थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं। ये बच्चे जी नहीं पाते क्योंकि इनके अंदर खून नहीं बनता और ना बनने की वजह से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। अब होता ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो हमारे पास वो ब्लड होता है जो एडल्ट्स देते हैं, यानी कि यूथ हो गए या हम हो गए, आप हो गए, हम लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं, वो बैग्स हम उनको लगा दिए डिफरेंट प्रोसेसेस के स्क्रीनिंग के बाद। इसमें आयरन जो है ना वो उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जब बच्चों के अंदर जाती है तो फिर वो एक नया प्रॉब्लम शुरू होता है कि उनका जिगर बड़ा हो जाता है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? उनका दिल बड़ा हो जाता है, तिल्ली बड़ी हो जाती है, फेफड़ों को नुकसान होता है, यू नेम इट, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये इसके लिए जो आयरन चेलेशन की थेरेपी दी जाती है कि चले आयरन कम करे, तो वो एक छोटी सी निडल होती है जिसको अगर आप 24 घंटे भी लगा के रखो तो मुश्किल से चंद ग्राम आयरन जो है वो उसमें से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये इतना तकलीफ दे होता है कि माँ को पता होता है कि उसका बच्चा जो खून लग रहा है वो पता नहीं कब इसके हाथ से चला जाएगा, और वो माएँ वहाँ बैठ के रो रही होती हैं। हम उस इदारे में बैठते हैं तो हम देखते हैं, उन माओं से बात होती है, उन बाप से बात होती है, तो पछताते हैं कि हमें लव मैरिज भी होती है बाज़ दफ़ा, न उस वक्त समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ना मोहब्बत तो अंधी होती है, उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब बाद में अल्लाह ना करे कोई एक बच्चा ऐसा हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा एक, आपको पता है ना, ये हमारे मुल्क की मईशत पे भी बहुत बड़ा बोझ है। कोविड में हमें इतनी परेशानी हुई, जब सब कुछ बंद, हमें ब्लड नहीं मिल रहा था, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेज, हमारा सबसे बड़ा सरमाया तो ये यूथ है, यही डोनेट करते हैं। जब ये सब बंद हो गया तो मुख्तसरन मैं इसको ये बता दूं कि देखिए थैलेसीमिया में 2 मेजर टाइप्स हैं, अल्फा और बीटा। जिसकी डॉक्टर साहब बात कर रही हैं वो सीरियस जो है थैलेसीमिया, वो बीटा थैलेसीमिया कहलाता है। अल्फा हमारे यहाँ तो रेड होता है। बीटा थैलेसीमिया जो होता है उसमें मेजर फॉल्ट जो होता है, आपके जो 2 माइनर के जो थैलेसीमिया के जो फिगर्स है जब आपस में मिलेंगे तो मेजर बनेगा। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए एक CP हम कराते हैं, CPSR,
तो उसके अंदर ऐसा होता है कि उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, पैक सेल वगैरह मालूम होते हैं, 3 फिगर है, वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनर में मौजूद है। 2 माइनर आपस में मिलेंगे तो मेजर बनेगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर 2 टेस्ट आप शादी से पहले कर लेते हैं और वो दोनों माइनर करते हैं तो आप जो है वो शादी नहीं कर सकते आप, इसलिए कि आपकी जो औलाद होगी वो कंबाइन करके मेजर बनेगी। यहाँ और मेजर जब बनेगी उसका कोई इलाज नहीं है। इस वक्त आपके मुल्क में मोर देन 5000 इन ए ईयर, जी हाँ, थैलीसीमिया मेजर के पेशेंट है। मैंने खुद आंखों से देखे, मैंने थैलीसीमिया सेंटर को विजिट किए हैं, डॉक्टर काशिफ होते हैं, तो मैंने प्रोग्राम किए इनके साथ बैठ के, और बड़ा अफसोस होता है इन लोगों को कि हम जब कहते हैं कि ज़रा सा आप जो है दोनों देख लें, टेस्ट कर लें हल्का सा, ये जो मानता है कज़न फर्स्ट कज़न होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उनके टेस्ट तो कर लें, है ना। तो इस तरह से जब एक मेजर हो जाता है फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस बस इलाज ट्रीटमेंट है। थैलीसीमिया मेजर की जो अभी तक की जो फिगर आई है मेरे पास, वो 45 ईयर तक सर्वाइव किया गया है। ब्रिटेन में एक औरत है, यहाँ 45 ईयर तक, इसके बाद लोग अब 30 तक नहीं जाते। कितना अफसोस की बात है। औलाद तो औलाद वो ही जो है ना। ट्रांसफ्यूजन और वो जो तकलीफ का मरा, वो तिल मरने वाला होता है। तो ये और बड़ी पेरेंट्स के लिए तो औलाद से ज्यादा तो पेरेंट्स के लिए ये तकलीफदायक मतलब होता है। आपको ये खटका लगा रहता है कि आज कल किसी भी दिन ये चला जाएगा आपके हाथ से। ऐसा ही तो इलाही हमें केयरफुल होना खतरनाक चाहिए। बीमारी है थैलेसेमिया। पंहिंजे ॿारनि खे पाण खे बचायो। डॉक्टर साहब ऐं डॉक्टर साहिबा इहा ॻाल्हि सही चई है त तव्हां टेस्ट कराए वठो। CBC जी टेस्ट सफ़ा सिंपल टेस्ट है, उन जी तरफ़ अगरि वञिजे त पोइ ख़बर पइजी वेंदी। अगरि 2 माण्हू माइनर आहिनि ॿई त मेजर थैलेसेमिया जेको आहे ॿार में थी सघे थो, त इन करे इन खां बचणु खपे। ब्रेक जो टाइम थियो आहे नाज़रीन, सफ़ा नंढो ब्रेक है। ब्रेक खां पोइ असांजो कचहरी जारी ऐं सारी हूंदो। वञिजे केॾांहुं न ऐं ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम धरती जो सूब। मलिकार चंदासीं वेलकम बैक चंदासीं हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी घर बातनि खे ज़बरदस्त कचहरी असांजी हली रही है। ऐं टूरिज़म जे हवाले सां पुछणु चाहियां पई, घुमणु फिरणु जेको आहे न उहो ॾाढो ज़रूरी आहे। तव्हां एक्टिव रहंदा आहियो, ख़ुशि रहंदा आहियो जॾहिं घुमंदा फिरंदा आहियो। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट शयूं जेके आहिनि डिफरेंट मुल्कनि में उहे तव्हां एक्सप्लोर कंदा आहियो, त इहो ज़रूरी हूंदो आहे। त तव्हांजी हिकिड़ो त सिखिया बि वधंदी आहे, ॿियो तव्हां हेल्दी रहंदा आहियो जॾहिं तव्हां ट्रेवल कयो ऐं ॾाढो सुठो हूंदो आहे। यंग एज खां ई मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे त काफ़ी तव्हां यूट्यूब ते जेके व्लॉगर्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां ॾिसंदा हूंदव त ट्रेवल व्लॉगर हूंदा आहिनि, डिफरेंट जॻहियुनि ते वञी उहे व्लॉग्स ठाहींदा आहिनि, उन्हनि खे ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे घुमण फिरण जो। बट जनरली हर माण्हू खे पंहिंजी फैमिलीज़ खे घुमाइण फिराइणु खपे, जंहिंसां तव्हां ख़ुशि रहंदा आहियो ऐं जंहिंसां खोड़ शयूं आहिनि जेके तव्हां सिखंदा आहियो। त टूरिज़म जे हवाले सां पुछणु चाहियां भई तसव्वुर आजकल घूमने फिरने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे इस हवाले से, किस तरह से हम आसानी से घूम फिर सकते हैं हमारे बच्चे हम लोग? और डोमेस्टिक लेवल पे जो है बहुत आसानियां दे दी गई हैं और हमारे जो है वो बाई रोड सिस्टम्स निकाल दिए गए। अगर आप यहीं अपने सिंध को ही थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं तो उसमें आप ये देखें कि गवादर को कितना खूबसूरत बना दिया गया है। इसके अलावा अपना ज़ियारत कोयटा है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाह रहे हैं, आपकी बहुत ख्वाहिश है, क्रेविंग है आपको स्नोफॉल देखने का, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप बाई रोड जाकर जो है वो 20,000 बिलो 20,000 में ही आप जाएंगे, पूरा ट्रिप करके वापस आ जाएंगे। वो ग्रुप टूर होता है और उसमें 4% शेयरिंग का रूम होता है, यानी जेंट्स के साथ, लेडीज़ के साथ, या अगर आपकी फैमिलीज़ है तो एक पूरा रूम अलॉट कर दिया जाता है। और उसमें यह है कि आप नाश्ता करते हुए जाएं, खाना वहाँ 3 टाइम खाएं, होटल में रहें, और वो जो आपके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि जी हमने स्नोफॉल नहीं देखी है और हमारा बजट तो इतना है ही नहीं कि हम इंटरनेशनल जाके स्नोफॉल देखें, तो उस हिसाब से पाकिस्तान ये गुज़िश्ता 10 to 12 ईयर्स में डोमेस्टिक हमारी बहुत ज़्यादा आगे आई है। स्पेशली औरमरा बीच देख लें आप, टर्टल बीच है, और ये अपना ये गवादर को हमने बहुत, अभी बारिशें हुई थी, हालांकि बहुत सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम भी आए थे, लेकिन कोयटा, ज़ियारत, बलूचिस्तान और गवादर, इन सब को बहुत प्रमोट किया गया। और इन सब में आप छोटे छोटे ट्रिप्स करें तो इससे यह है कि एक तो आपकी हेल्दी इन्वायरमेंट भी रहती है, आपकी हेक्टिक लाइफ होती है, तो एवरी वीकेंड ये छोटे छोटे अगर आप प्लान करके जाएं तो वहाँ म्यूज़िकल नाइट्स भी होती है और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है वहाँ पे जाने के लिए। अगर इससे ज़्यादा का आपका बजट है तो फिर आप नारान, कागान, शोरा, सरीपाई,
मुजफ्फराबाद, कश्मीर, कुमरात। अभी कुमरात तो विंटर में बिल्कुल बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ 10 फीट अबव बर्फ पड़ती है। अच्छा। वरना अगर आप कटोरा लेक चले जाएं तो आई थिंक सो कि आपको लगेगा आप स्विट्ज़रलैंड में खड़े हैं। अच्छा। कटोरा लेक और स्विट्ज़रलैंड में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। और बट ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़्यादा है, मतलब हमारे यहाँ वो चीज़ें उस तरह सोशली बिल्ड नहीं की हुई। हालांकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि ये आप एडिशनल बात क्यों बता देती हैं। मैंने कहा इसलिए बता देती हूँ कि सबकी जान कीमती है, बिल्कुल मेरी जो जान कीमती थोड़ी है, या मैं किसी को नहीं बताऊँगी तो वो ख़ुद भी तो विज़िट करेगा ना। तो पहले ही उसे बता दो कि हमारे यहाँ एक इशू है कि सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है। मतलब अगर ऊपर चढ़ रहे तो अपनी मदद आप पे चढ़ जाइए, ज़िंदगी है तो नीचे आ जाएंगे आप कुछ ऐसा सीन है। लेकिन बहुत सस्ते पैकेजेस हैं और अच्छी तरह से घुमाते हैं, और हम लोगों के पास जितने भी वेंडर्स होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मतलब मेरा अपना ये कहना है कि अगर आप कम बजट में पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें तो ये भी आपके लिए एक हेल्दी एक्सकर्जन है, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि हम जिस टेंशन से गुजरते हैं सारा दिन, और सबसे बड़ी बात टेंशन के लिए अगर आप टीवी खोल लें तो उसके बाद जो कुछ नहीं होना है वो खबरें देख देख कर ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल सिचुएशन हो या और कोई भी चीज़ हो, एनी अदर थिंग। मैं कोई स्पेसिफिकली किसी चीज़ को वो नहीं कर रही, कॉर्नर नहीं करी कि जी इस वजह से हो रहा है। बट ये है कि अगर आपका बजट कम है और आप इंटरनेशनल नहीं जा सकते क्योंकि टिकट्स फेयर ज़्यादा हो चुकी हैं। अभी जैसे कतर ने फीफा के साथ इतना ज़बरदस्त हैया कार्ड निकाला है, अगर आप वो हैया कार्ड लेते हैं तो आपको 2 माह का जो है वो सऊदीया का वीज़ा भी लगता है, 2 माह का जो है दुबई का भी वीज़ा लगेगा, और उस पर आप न सिर्फ जा सकते हैं उम्रा भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, अलहैया कार्ड का। और उसके अलावा आप, लेकिन बस उन्होंने मैंडेटरी रखा है कि कतर में आपने अपना पेड होटल वाउचर लेना है, उस वाउचर की को बेस बना के अलहैया कार्ड इशू होता है। फिर अलहैया कार्ड को लेने के बाद आपने सऊदी का ट्रैवल इंश्योरेंस पे करना है, देन आपको सऊदी वीज़ा लग जाएगा। फिर आपने दुबई का हेल्थ इंश्योरेंस पे करना है तो आपको दुबई का मिल जाएगा 90 डेज़ का, 60 या 90 डेज़ का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब वो कहते हैं ना कि एक ही टिकट में बहुत सारी जगहें आपने घूम ली। ज़बरदस्त। अच्छा, मेडिकल के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछूंगी, जब ट्रेवल पे हम जाते हैं फर्स्ट एड है या किस तरह की मेडिसिन हमने लेके जानी चाहिए हमें, क्योंकि यंगस्टर्स हैं अक्सर वो बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं और उससे फिर गले भी पकड़े जाते हैं, तबीयत भी ख़राब हो जाती है। क्या चीज़ है जो ट्रेवल में हमें स्पेशली ख्याल रखना चाहिए? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान में टूरिज़्म है वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है हुकूमत की तरफ से, और ना दूसरे को ऐसे एनजीओज हैं। हालांकि ये बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है, ये एक अर्निंग का बेहतरीन जरिया है। बेहतरीन। बहुत से इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, कोई सपोर्ट नहीं किया गया। जो कुछ भी हुआ इंडिविजुअली हुआ है। मुझे लगता है कि हम और आपने जो मेहनत करके चले गए तो चले गए, लेकिन जैसे आपने बताया वहाँ गए ट्रैप हो गए, वापस कैसे जाएंगे, क्या होगा, बारिश आ गई तो क्या होगा, कोई हमारे पास, मैं नहीं समझता हुकूमत ने कोई सपोर्ट की है। वहाँ जो लोग लोकल लोग हैं बेचारे वो बहुत हमारे कोऑपरेटिव लोग हैं जो हमें सेव करते हैं। अगर ये सिस्टम वैसा बन जाए जैसे बाहर का है, कतर जैसे मुल्क जो इंतहाई मालदार मुल्क है उसने भी टूरिज्म को प्रमोट किया, इसके बगैर मुल्क नहीं चलते। ये एक अहम आपका मुबादला हासिल करता है। बहुत से ममालिक हैं जैसे मैं बता दूँ, थाईलैंड हैं और दूसरे हैं, स्विट्ज़रलैंड है, ये इनका डिपेंड ही टूरिज्म पे होता है। इतना ये लोग अर्निंग करते हैं और हमारे मुल्क में इस पर कोई तवज्जो नहीं हुई थी। इमरान खान साहब जब ये आए थे, इन्होंने विज़िट किया था, इन्होंने खुसूसी तौर पर कहा था कि मैं टूरिज़्म पे प्रमोट करूँगा, और मैं समझता हूँ उन्होंने किया भी बहुत सा काम, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी नई हुकूमत ने कुछ पे तवज्जो दी है। ये एक अहम डिपार्टमेंट, मुझे हैरानी होती कि ये कैसे आप इग्नोर कर देते हैं क्या मेरा। और इतना खूबसूरत जगह जैसे बताया कि स्विट्ज़रलैंड जाने का बजाय आप हमारे यहाँ मुल्क में चले जाएगा। मैं खुद गया हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड भी गया हूँ, पाकिस्तान भी देखें, और जब पाकिस्तान की सिटी में जब मैं गया हूँ साउथर्न एरिया में तो मैं हैरान हुआ कि इतना खर्चा किया, वहाँ गए हम इधर ही आ जाते पहले।
जब में इतना खूबसूरत, लेकिन वही गुफ्तगू कि जरा सी बारिश हुई, बर्फबारी हुई, आप रुक गए। बस security अब आपको issues टाइम पे निकलना था, आप नहीं निकल अभी पाए। कितना मरी में हुआ भी देखिए था ना, ना, ये कितनी disaster फैमिलीज हुआ। जो वो हैं देखिए जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है, सानिया कितना था। मैं इसके बाद समझता बहुत लोग हूँ डर गए। ये ब्लेंडर्स हुए थे, ये जो एकदम जो डेथ हुई लोगों की, तो इस पर भी आंखें नहीं खुली। और इसमें पता भी नहीं था, लोगों को भी नहीं पता, अवेयरनेस थी कि क्या करना चाहिए उस टाइम। भाई लोगों को पता है, इस पे देखिए ब्रीफिंग होनी चाहिए मुख्तलिफ जगहों पे, एक आपके फर्स्ट एड सेंटर बने होने चाहिए। जी। समझे ना, उसमें आर्मी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कुछ इतना फासला चला गया, फिर वहाँ पे रुकें आप थोड़ी देर, उनसे गाइडलाइन लें, वो बताएंगे कि आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, अभी मौसम सही नहीं है, आप उस पर नहीं जाएं। हमारे यहाँ तो बस एक रैंडम है, बस छोड़ दिया सबको उनकी हाल में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ एक चीज़ आपसे ये मेंशन करूँगी, एक्चुअली हम दोनों ही ख़राब हैं। हमारी गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे रही, और बीइंग अ ट्रैवल कंसल्टेंट जब मैं उनसे बैठ के कहूँगी कि नहीं आप उधर मत जाइएगा, वहाँ तो जी फेंसेस नहीं बने हुए और वहाँ फिसलन बहुत होती है, क्योंकि 3 शेड्स ऑफ क्लाइमेट आपको ऑन स्पॉट नज़र आते हैं जब आप अपर पाकिस्तान पे चले जाते हैं। अभी आप धूप में बैठी हुई हैं, अंडे खा रही हैं, थोड़ी सी देर में गहरे बादल आएंगे, तेज हवा चलेगी, बारिश होगी, देन ओले पड़ने लगेंगे। तो ये 3 शेड्स एक स्पॉट पे पड़ रहे। अगर मैंने कोशिश की उससे समझाने की, तो उसने कहा बस मैडम आप रहने दें, ये हमारा मसला है। तो मतलब तो फिर तो दोनों फरीकैन ही, मतलब हम किसी पर कैसे इल्ज़ाम डालें, बट जाने वाला कह रहा है मैं तो जाऊँगा, बस छोड़े मैडम वो तो हम कर लेंगे। अच्छा, एक ये उनकी तरफ से है, तो हमारी तरफ से कोई नहीं खड़ा है उनको गाइडलाइन करने के लिए कि आगे कुछ डेड एंड की घाटियां बनी हुई होती हैं। जब जिप लाइन ट्रैकिंग करते हैं, मैं पूरा जंगल ट्रैक करवा के लाई हूँ लोगों को, 60 लोगों को लेकर गई थी, पूरा पाकिस्तान ट्रैक करवा के लाई हूँ। तो वो उसमें मतलब मैं समझती हूँ कि इसमें हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मुल्क बहुत खूबसूरत है, जगहें बहुत हसीन है, लेकिन अगर हम उस पर पैसा लगा के बनाएं उसको, तो फिर बाहर से गोरे आएंगे हमारे यहाँ। हाँ, भाई, और आप सेफ्टी जैसी का एक एलिमेंट भी होना चाहिए। सेफ्टी इशू है ना, सेफ्टी इशू ना हो, सिक्योरिटी अब देखिए कराची में बहुत जगह बनाई गई, मनोरा टाइप की जगह बनाई, मैंने विजिट का, बिल्कुल लगता है कि जैसे दुबई है आपका। और कितना देखिए उससे आपको अर्निंग हो रही है सेफ्टी के साथ। दो क्यों नहीं इसको प्रमोट किया जाता है ना। अगर जैसे आप बता रही हैं कि आप देखिए ना, अगर हुकूमत का, अब देखिए जो सवात साइट है वो कुछ जो है वो हमारी आर्मी ने कंट्रोल करके उसको कुछ बेहतर किया है, तो कितना रिलैक्स महसूस होता है। समझे ना, एक वक्त था उसके लोगों ने कब्जा कर लिया था, आप जा ही नहीं सकते, आपके मुल्क में आपकी जगहों पे नहीं, आपका वतन आपका घर है, आप अपने घर में तो महफूज होना। डॉक्टर सायरा से भी पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब सोशल एक्टिविटीज कितनी जरूरी हैं? सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, और ये समझें कि लाइफ लाइन है। जिस तरह पाकिस्तान में सारे शोबे थोड़े थोड़ा वीक हैं, आप देखें हेल्थ में हमारा बजट कम होता है, एजुकेशन में तो बिल्कुल बहुत ही कम होता है। टूरिज्म की बात की, डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगी कि ये फेस वैल्यू होती है कंट्री की, आप अपना रिफ्लेक्शन हेरिटेज आपका जो हेरिटेज दिखाते हो, लेकिन क्या है हमने इसको भी प्रमोट नहीं किया। यानी हर चीज़ को हम लेके बैठे, वो तबाह हो रही है लेकिन अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन इसमें बराबर दोनों अकाउंटेबल हैं। हम लोग खुद भी बहुत तबाही मचाते हैं, हम गंदगी भी करते हैं जिन इलाकों में जाते हैं। तो सोशल जब आप सर्विस करते हैं और सोशली आपका एक शऊर बेदार होता है ना, तो आप इन चीज़ों पर भी बड़ा फोकस करते हैं, अपने मुल्क को संवारते हैं। और जहाँ आपके लोग वीक हैं या आपको एजुकेशन में ज़रूरत है या हेल्थ में ज़रूरत है, तो सोशल सर्विसेज ही वो चीज़ें हैं जो लाइफ लाइन का काम प्ले करते हैं। बिल्कुल। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देता है और ये गवर्नमेंट ही की जिम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो फिर ये NGOs लाइफ लाइन का रोल प्ले कर रही है। आप देखिए हेल्प इंटरनेशनल की मैंने मिसाल दी, काशिफ इकबाल का इन्होंने नाम लिया, यू नेम इट। आप देखिए इतने बड़े बड़े इदारे हैं, सैलानी है, छिपा है, जितने नाम लें आप, इतने सारे लोग क्यों कर रहे हैं सोशल सर्विस? इसलिए ना ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत, हर जगह ज़रूरत है, एजुकेशन में, हेल्थ में, भूख में, शेल्टर में। बिल्कुल। और सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको कवर करने के लिए। और जहाँ बात हुई कि सैलाब के इलाकों में, तो हमारे इस इदारे ने हेल्प ले भी बहुत काम किया है। सैलाब के मुख्तलिफ इदारों में हमने बाकायदा लोगों को जो है वाटर प्लांट्स भी इंस्टॉल किए हैं, हमने आई कैंप भी किए हैं कैटरेक्ट के हवाले से, दूसरी चीज़ें भी हमने फोकस की हैं साथ साथ। लेकिन विंटर ड्राइव भी हम कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन देखें हर NGO का एक बजट लिमिटेड होता है, उसकी एक एरिया होता है, वो खुद बेचारी मांग मांग के चल रही होती है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हम NGO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें
तो हम ज़्यादा वास्ट लेवल पे अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम तो ओपन में बैठे होते हैं, गवर्नमेंट हमें फॉलो अप्रोच करे, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और बाकी सारी सब बातों की निचोड़ एक ही बात है कि जहाँ हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी तवक्कुआत हैं और हमें दिल चाहता है कि वो हमें सपोर्ट करे, तो हमें अपना एंगल भी ठीक करना है। हम अपने मुल्क को अपना तो समझें, हम तो अपने घर का कचरा बाहर फेंक के समझ लेते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म हो घर गई, साफ हो गया बस बहुत हो गया। हमारी गली भी वही है, किसी ने आना है तो उसी आंगन से चल के आना है। अगर रोड साफ है और ये कचरा नहीं जलाया जाएगा तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो पौधे, आप देखिए प्लांटेशन ड्राइव एक तरफ कितनी हुई, अभी कुछ रोड्स बनना शुरू हुए, वो सारे प्लांट्स उड़ा लिए गए। तो मतलब हम खुद अपने देखा जाए तो दुश्मन बन रहे हैं ना। फिर क्लाइमेट चेंज आता है, फिर तबाही सारी आती है। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रही हैं। बाहर के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान से अर्निंग करते हैं, हम लोग बाहर खर्च करते हैं जाके, तो क्यों ना अपने उसमें खर्च करें। अच्छा, मेडिकेशन से मुतालिक बात हो रही थी, जी जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए जो यंगस्टर हैं, देखिए टूरिस्ट हमारे डिफरेंट है ना, एक ओल्ड एज लोग हैं ना, और एक जो है हमारे ये बच्चे हैं और एक यंगस्टर है। यंगस्टर की जो बात करनी थी वो लोग थे जो कहते हैं कि हम खुद कर लेंगे, और वो लाजिम बात है, वो एनर्जेटिक लोग हैं, उनको इतनी मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, या ना कोई ये कि उन्होंने वैक्सीन लगाई या नहीं लगाई, वो जा सकते हैं। और बस मुख्तसर सी मेडिसिन अपने साथ रख लें। ज़्यादातर एक फर्स्ट एड बॉक्स सबको साथ रखना चाहिए। जितने भी लोग टूर पे जा रहे हैं, वो अपने इंडोर हो या कोई आउटडोर जा रहे हैं, आप उनके लिए फर्स्ट एड बॉक्स हर वक्त तैयारी होनी चाहिए उनको। तो वो मैं समझता हूँ जो आप लोग टूर के लिए भेजते हैं लोगों को, तो एक फर्स्ट एड बॉक्स सबके साथ होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं ख़ास इदारे से वाबस्ता हूँ, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि जो हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो भी लॉन्ग रूट पे जा रही हैं, उनके पास भी एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में ये चोटें लग जाती हैं, एंटीसेप्टिक हो, कॉटन हो, थोड़ी सी स्टेकिंग प्लास्टर, वो तो हैंडबैग में भी आ जाएगा, वो हैंडबैग में आ जाएगा। और इतना एडवांटेज होता है ना, क्योंकि मैंने खुद देखा, अभी मैं लॉन्ग रूट पे ही मैं जा रहा था, वहाँ एक्सीडेंट हुआ हल्का था, बाइक से गिरे, चोटें भी ज़्यादा नहीं थी लेकिन ब्लीडिंग हो गई। मेरी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स था। ज़रूरी नहीं कि मैं डॉक्टर ही तस्वर किया जाऊँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं रख रहा हूँ, ऐसे नहीं, ह्यूमन रखा हुआ था। वो जल्दी से निकाला, जल्दी सफाई की, छोटा सा टेप लगाया। वो कह रहा है ये क्या हो रहा है, कह रहा है मैं आम, उसको नहीं पता है कि मैं डॉक्टर ही हूँ। मैंने कहा यार एक आम से बंदे ये सब रखना चाहिए। अब देखिए सब लोग कह रहे हैं कि सब देख रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत सी रुक गई, तो ये क्यों ना हम लोग को जहन में आती है चीज़ें जो है, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये तो लाजमी होनी चाहिए। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, अगर गाड़ी की चेकिंग हो रही है तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स भी गए हैं। ये चीजें पता है क्या बच्चों के सिलेबस में होनी चाहिए, ताकि बचपन से उनके माइंड में ये हो कि अगर हमें ट्रैवल करना है, इसी तरह गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास गाड़ी की भी फर्स्ट एड होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर टायर पंचर है तो स्टैंड बाय टायर होना चाहिए, जैक होना चाहिए, पाना होना चाहिए, एक रोप होनी चाहिए। देखिए ना, हर गाड़ी में ये चीज़ होती है, यूजुअली कंपनी की तरफ से या उनको दी जाती है, नहीं होती तो इंसान की हिफाजत की कोई चीज़ नहीं होती। देखिए ये स्कूलों में जो एक्टिविटी डेज हम करवाते हैं और जितना टाइम हम देते हैं कपड़े और फैशन और ज्वेलरी और शादी की तकरीबात में, सुबह बटन दबाया और सिर्फ शादी की तकरीब नज़र आ रही होती है टीवी के ऊपर, तो हमें चाहिए कि लोगों को ये अवेयरनेस दें कि आप आउटिंग पे जाएं, क्योंकि ये अब हमारी बेसिक नीड्स में अगले साल से ये भी एक शामिल हो गया कि हमें रिक्रिएशन चाहिए, हमें डाइवर्जन चाहिए, हमें रिलैक्स माहौल चाहिए। कोविड के बाद तो कोविड में इतना आइसोलेट रहे तो दिल कर रहा था बाहर जो निकलने का। एनर्जी आपको हरे पत्ते देखकर मिलती है ना, वो शादी के कपड़े बनाने से नहीं मिलती है। तो इस तरह बच्चों को एक्टिविटी करानी चाहिए, अवेयरनेस उनको छोटी उम्र से प्ले ग्रुप से ही दे देना चाहिए। तो यह है कि आगे उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा तसव्वुर, एक और चीज़ भी पूछना चाह रही हूँ आपसे, आपने हमारा जो नेशनल ट्रेवल है उसकी बात की, कौन कौन से मुल्क हैं जो हमें इजीली ट्रेवल के लिए वीज़ा दे देते हैं और हमें चीपली पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते? थाईलैंड है। देखिए आजकल जो चीज़ महंगी हो रही है वो सिर्फ टिकट की वजह से हो रही है, क्योंकि जब पेट्रोल के चार्जेस बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है एयरलाइन के फेयर्स बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर एयरलाइन के फेयर आपके कंट्रोल में है तो थाईलैंड आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। थाईलैंड में घूमने फिरने की बहुत सिंगापुर है, सिंगापुर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव दुनिया का सबसे महंगा। आप निकल गए। ई वीज़ा तो कर दिया उन्होंने, लेकिन वहाँ के होटल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ का जो आप समझे 2 स्टार है, गैले एरिया है, लिटिल इंडिया है, जिसको हमारी ज़बान में ये कहा जाता है थका हुआ इलाका है, उसके होटल भी आपको 50-60 हज़ार से कम में 2 डेज़ 3 डेज़ के नहीं मिलेंगे एक आदमी के लिए। और
इसमें उल्टी बात होती है, सिंगल ऑक्यूपेंसी महंगी होती है, ट्विन शेयरिंग थोड़ी निस्बतन उससे बेहतर होती है। अच्छा अच्छा जी। फिर सिंगापुर को तो हम बहुत देर लास्ट में रेकमेंड करते हैं क्योंकि महंगा बहुत है और 1.5 घंटे में सिंगापुर ख़त्म हो जाता है, इतना बड़ा है ही नहीं। सस्ता आप बात करेंगे तो मलेशिया है, वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है। अब तो खैर से मलेशिया का ई वीज़ा भी आ गया है। थाईलैंड है, थाईलैंड का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। दुबई है, इनका है। दुबई है, दुबई में ज़रा हम इसलिए वो करते हैं क्योंकि दुबई महंगा पड़ जाता है लोगों को, क्योंकि दुबई जो है वो बेसिकली बिजनेस हब हो चुका है। और दुबई में चीज़ें सब आर्टिफिशियली बनाई गई, तो ऑब्वियसली सी बात है वो अपनी चीज़ों से अपना इकोनॉमी बूस्ट करते हैं ना। अच्छा, आज़रबाईजान जो है उसका ई वीज़ा है वो बहुत शानदार है। टर्की जो है, टर्की के जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है ना, चूँकि मेरा अपना शोबा भी वीज़ा और मैं खुद एक्स जेरी सेल्स हेड रह चुकी हूँ अपना बिजनेस करने से पहले। मैं कराची 2014 एंड 15 मैं जेरीस कराची मेट्रोपोल पे जो है उसकी सेल्स हेड थी। तो जी, और वीज़ा सेक्शन में देखती थी, तो इस वजह से जो टर्की के वीज़े की जो डिमांड्स है ना वो दुनिया में टफेस्ट और स्ट्रिक्टेस्ट है। बस ये है कि आप उसको फुलफिल करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होती। और टर्की बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। जितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं आप जाएंगे। और कोई भी पैकेज अगर एक्सपेंसिव होता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ एयर टिकट। इसके अलावा एक बात और भी तो है ना कि करेंसी डिफरेंस हमारा मार रहा होता है। हमारी करेंसी की वैल्यू जितनी लो होती जा रही है, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें भी हमें महंगी लगती है, क्योंकि हम जब डिफरेंस देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा होता है कि हम पहुँच ही नहीं पा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये चीज़ हमें बहुत, तो हमें अपनी करेंसी की भी तो वैल्यू बढ़ानी है। करेंसी के हिसाब से मॉरिशस है। मैं जब कोविड-19 आया था दिसंबर में, तो मैं उस वक्त मॉरिशस में था। तो जब हम एयरपोर्ट पे वापसी के लिए आ रहे थे, तो जब वहाँ देखा कि वो लोग मास्क निकाले तो हमने पूछा कि भाई ये क्यों निकालें? कहने लगे भाई वो नया वायरस आ गया है। तो मेरा तो वो हुआ, तो हम पाकिस्तान आए थे। तो ये बड़े खूबसूरत कंट्रीज है, नो डाउट पैसा बड़ा खर्च होता है, लेकिन वो हमारे, हम जैसे डॉक्टर हैं तो हम जब जाते हैं वो डॉक्टर वीज़े पे जाते हैं और स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं। ये जितने मिलकर नाम लिया है, मैं सब जगह 2-3 बार जाता हूँ, मैं हर साल 2 बार 3 बार जाता हूँ। स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो हमने अमाउंट देखी ही नहीं कि अमाउंट, पैसा भी कोई खर्च होता ही नहीं होता है। वो घूमने फिरने लग गए, फैमिली के साथ गए। तो उनमें लेके मैंने कहा कि सिंगापुर इज़ द मार्वेलस कंट्री है ना। फिर टर्की आ गया आपका, मलेशिया बेहतर। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। आपको जब जाएंगे तो आपको बहुत फ्रेश होते हैं आप। लेकिन अगर आपका कम बजट है तो आप पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान को घूमना जरूरी है, ये बात है। श्रीलंका जो है अभी कितनी गॉसिप्स आपने सुनी, श्रीलंका के हालात ख़राब हो गए, जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था। बट आप अभी जाएं, आप श्रीलंका, नाउ अ डेज यू कैन विजिट श्रीलंका। आप वहाँ पे जाके जो नेचुरल ब्यूटी देखेंगे, बेंतोता आइलैंड देखेंगे, ऑर्फनेज पिन्नावाला, वो हाथी जो होते हैं, हाथी की पूरी लाइफ दिखाते हैं आपको उसी जंगल के बीच से गुजारते हुए। तो आप इतने फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ का जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, सफारी बता रही है, बहुत खूबसूरत है। अभी मैं पिछले हफ्ते ही गया हूँ, इस महीने साल के शुरू में श्रीलंका गया हूँ। और उसका जो है ना ई वीज़ा निकलता है और मोस्ट पावरफुल वीज़ा होता है। जब मैं किसी की ट्रैवल हिस्ट्री बताती हूँ तो फार ईस्ट में सबसे पहले उसको कहती हूँ सिंगापुर और श्रीलंका, ये ज़रूर आप जाएं, क्योंकि वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी क्रिएट करता है, वो आपको ट्रैवलर शो भी करता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर दोनों मुल्कों का गर्म, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है जी वहाँ। लेकिन प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, आप कुछ मैसेज देंगी अगर मुख्तसर? तो मैसेज मैं यही दूंगी कि अपने मुल्क से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें और अपने लोगों के साथ जितना हो सके भला करें, अच्छाई करें। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज? मैं यही कहूँगा कि बीमारियाँ देखिए आती भी हैं, जाती भी हैं, लेकिन हमें जो इमरजेंसीज़ हैं उनको पहले डील करना चाहिए और हमें फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखने चाहिए। और घर से जब आप निकलें, किसी भी ट्रेवल के लिए निकलें, अपने आप को फिट करें, अपना एक लैब डेटा करा लें मुख्तसर सा, ताकि आपको बहुत सी चीज़ों का इल्म हो जाए, उसके साथ से रिक्वायर्ड मेडिसिन रख लें।
और आप जाएं। ज़बरदस्त। आप क्या मैसेज देंगे डॉक्टर बस साहब? यही कि भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अपने मुल्क का ख्याल रखिए और सबसे पहले अपना भी ख्याल रखिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं नाज़रीन, हिते असांजो प्रोग्राम जेको इख़्तिताम ते पहुतो आहे, उहो टाइम जेको मूंखे न वणंदो, मां ॻाल्हाईंदी आहियां एॾा ज़बरदस्त गेस्ट ईंदा आहिनि त कचहरियूं कंदी पई आहियां, मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे नयूं शयूं सिखण जूं, ऐं नवां स्पेशलिस्ट माण्हू हूंदा आहिनि त उन्हनि खां अञा वधीक उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण जो ॾाढो ज़बरदस्त हिकिड़ो मज़ो ईंदो आहे ॿुधण में। त हिते प्रोग्राम जेको है एंड ते पहुतो है, बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इते इंशाल्लाह असां प्रोग्राम के एंड कयूं था, इंशाल्लाह सुभाणे असांजी मुलाक़ात थींदी, नवां गेस्ट हूंदा, नयूं कचहरियूं हूंदियूं, नयूं ॻाल्हियूं हूंदियूं, बट हिते मूंखे मुंहिंजी सॼी टीम खे सॼी सत खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।